हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। हमारा आज वाला बैंकिंग का टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। देखो, आज वाले बैंकिंग के टेस्ट में एस के पी ओ टू ए यू के एन टेस्ट था। इस टेस्ट के अंदर ना दो क्लोज टेस्ट थे। तो अभी पिछले टेस्ट में भी हमने क्लोज टेस्ट डिस्कस किए थे, तो आज वाले में भी दो क्लोज टेस्ट थे। तो आज वाले टेस्ट में भी हम दोनों के दोनों क्लोज टेस्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और। देखो, पिछले टेस्ट में भी क्लोज टेस्ट किया, आज फिर क्लोज टेस्ट कर रहे हैं। इस चीज़ से ना एक बेनिफिट है। वो बेनिफिट क्या है कि जब भी अगर देखो कोई चीज़ आपको लग रहा हो ना कि आपको नहीं आ रही, उस चीज़ को ना रोज 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 करना शुरू कर दो। जब रोज रोज उसी चीज़ को करोगे ना, तो वो चीज़ अपने आप आने लग जाएगी। जिस चीज में भी अगर आपको पैराजंबल से डर लगता है ना, तो बस आज से बस पैराजंबल 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 पैराजंबल, रोज 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हमारे पैराजंबल ठीक होने लग जाएंगे। ऐसे ही अगर क्लोज टेस्ट से घबराहट होती है, तो क्लोज टेस्ट रोज 2 क्लोज टेस्ट कर रहा हूँ जी मैं। गलत हो रहा है फिर कर रहा हूँ, गलत हो रहा है फिर कर रहा हूँ। होने दो गलत, जब तक होता है होने दो। जिस दिन वो ठीक होना शुरू हो जाएगा ना, तभी छोड़ूंगा मैं तो। उससे पहले मैं नहीं छोड़ने वाला। ठीक है। यानी कि जिस चीज से डर लगता है ना, माउंटेन ड्यू की ऐड सुनी है ना, डर के आगे जीत है। तो डर के आगे ही जीत है। एक बार डर जब लगना शुरू हो जाए, तो यूं समझ लेना जीत तो आने वाली है। तो जिस भी चीज से डर लगता है, बस उस चीज के पीछे पड़ जाओ। ऐसे कैसे डरा रही है वो चीज? हमसे बड़ी चीज थोड़ी है कोई, हम है सबसे ऊपर। बस जिस दिन ये दिमाग में आ गया, उस दिन बहुत इजीली चीज़ों को सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है ना। तो बस एक एक मेंटल स्टेबिलिटी लानी है, एक मेंटल वो लानी है कि हम कर सकते हैं। ठीक है। जिस दिन ये चीज़ माइंड में आ गई ना कि हम कर सकते हैं, उस दिन कोई रोक भी नहीं सकता। इस चीज़ की भी गारंटी है। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अगेन, क्लोज टेस्ट को हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि क्लोज टेस्ट को हम ऑप्शंस के थ्रू डायरेक्टली नहीं सॉल्व करेंगे। क्लोज टेस्ट को जब भी टैकल करेंगे, सबसे पहले हम 4 5 6 सेंटेंसेस पढ़ेंगे कि क्लोज टेस्ट सेंस क्या दे रहा है। उसके बाद हम ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे, है ना। और जो आज वाला जो फर्स्ट वाला क्लोज टेस्ट था ना, बहुत इजी क्लोज टेस्ट था। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं या अगर मैं पैसेज की बात करूं, तो ओवरऑल इजी क्लोज टेस्ट था। देखो पढ़ रहे हैं साथ में। कह रहे द गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड एन इंसेंटिव पैकेज टू डैश नॉन कैश पेमेंट्स फॉर फ्यूल। कह रहे गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है एन इंसेंटिव पैकेज टू डैश नॉन कैश पेमेंट्स, नॉन कैश पेमेंट्स को डैश करने के लिए, और नॉन कैश पेमेंट्स फॉर फ्यूल, न्यू इंश्योरेंस पॉलिसीज फ्रॉम पब्लिक सेक्टर फर्म्स, ट्रेन टिकट्स एंड हाईवे डैश। मतलब गवर्नमेंट जो है ना, वो इंसेंटिव पैकेज दे रही है नॉन कैश पेमेंट्स। वो नॉन कैश पेमेंट्स चाहे फ्यूल के लिए हों, न्यू इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए हों, या मतलब ट्रेन टिकट्स या हाईवे के डैश के लिए, अमंग अदर थिंग्स। इन सब चीज़ों के बीच में गवर्नमेंट जो है ना, इंसेंटिव दे रही है नॉन कैश पेमेंट्स को डैश करने के लिए, पता नहीं क्या करने के लिए। आगे देखते हैं। फॉर क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड डैश अप टू ₹2000, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिलैक्स्ड इट्स स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज़ रिलैक्स्ड इट्स स्ट्रिंजेंट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को जेन्युइन प्रूव करना। ठीक है। हैज़ रिलैक्स्ड इट्स स्ट्रिंजेंट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट एंड सर्विस टैक्स स्टैंड्स डैश। डैश के बाद फुल स्टॉप है, और सर्विस टैक्स को भी डैश कर दिया गया है। कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ऊपर 2000 तक की डैश के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी रिलैक्स कर दिया है। इसके जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट, ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है, जनरली आपने देखा होगा, अगर आप कार्ड से कोई भी पेमेंट करना चाहते हो, तो आपको 2 चीज़ें देनी होती हैं। या तो कोई ओटीपी वगैरह मांगा जाता है, या कार्ड की डिटेल्स वगैरह, या पासवर्ड वगैरह डाला जाता है। तो इन सब चीज़ों को ना 2000 तक की ट्रांजेक्शन्स के लिए आरबीआई ने क्या कर दिया है, रिलैक्स कर दिया है। और सर्विस टैक्स स्टैंड्स डैश,
अच्छा जी, पता नहीं क्या है सर्विस टैक्स को क्या हुआ है। टेकन टुगेदर दीज मूव्स टू एनकरेज कैशलेस पेमेंट्स। टेकन टुगेदर इन सब चीज़ों को साथ में अगर लें तो दीज मूव्स, ये जो मूव लिए गए हैं टू एनकरेज कैशलेस पेमेंट्स। देखो कैशलेस पेमेंट को क्या करना चाह रहे हैं, एनकरेज करना चाह रहे हैं। ऊपर जो फर्स्ट सेंटेंस था ना, द गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड एन इंसेंटिव पैकेज टू डैश नॉन कैश पेमेंट्स, ये भी कहीं ना कहीं एनकरेज की बात कर रहा है। ऊपर नॉन कैश लिख दिया, यहाँ कैशलेस लिख दिया, ये तो आंसर ही दे रहा है कुछ ऐसा ऐसा। ऑप्शंस में देखेंगे क्या आ रहा है, कोई बात नहीं। Taken together, these moves to encourage cashless payments are significant, not just because they can dash the cash dash following the demonetization of high value notes। कह रहे ये जो मूव्स हैं जिन जो कैशलेस पेमेंट्स को एनकरेज करने के लिए लिए गए हैं, आर सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नॉट जस्ट, सिर्फ इसलिए नहीं, बिकॉज दे कैन डैश द कैश डैश, क्योंकि ये कैश डैश को डैश कर सकते हैं, पता नहीं, फॉलोइंग द डीमोनेटाइजेशन ऑफ हाई वैल्यू नेट्स। अच्छा, डीमोनेटाइजेशन के बाद जो कैश का डैश हुआ है उसको डैश कर सकते हैं। अच्छा, मतलब डीमोनेटाइजेशन की बात चल रही है, और डीमोनेटाइजेशन के बाद जो गवर्नमेंट ने नॉन कैश या कैशलेस पेमेंट की जो बढ़त करने की कोशिश की थी, उन सब चीज़ों के बारे में दे रहे हैं। दे कुड स्पर ए चेंज इन स्पेंडिंग हैबिट्स इन एन इकोनॉमी वेयर कैश हैज सर्व्ड एज द बेसिस ऑफ डैश 95%। ठीक है, बस कैशलेस ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहा है कहीं ना कहीं। अब ऑप्शंस के थ्रू चलते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है द गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड एन इंसेंटिव पैकेज टू डैश नॉन कैश पेमेंट्स फॉर फ्यूल, न्यू इंश्योरेंस पॉलिसीज फ्रॉम पब्लिक सेक्टर फर्म्स, ट्रेन टिकट्स एंड हाईवे डैश अमंग अदर थिंग्स। तो अलग चीज़ों के दौरान इसमें गवर्नमेंट ने कुछ इंसेंटिव पैकेज दिए हैं। किस लिए दिए हैं, नॉन कैश पेमेंट्स को डैश करने के लिए। क्या करने के लिए दिए हैं भाई, ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नॉन कैश पेमेंट्स को अमाउंट करने के लिए, अमाउंट की कोई सेंस नहीं आ रही यहाँ पे, एलिमिनेट हो गया। नॉन कैश पेमेंट्स को रेज करने के लिए, रेज का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है, राइज होता है बढ़ना, रेज होता है बढ़ाना। तो नॉन कैश पेमेंट्स को रेज करने के लिए गवर्नमेंट ने इंसेंटिव पैकेज दिए हैं। डिमोलिश, डिमोलिश का मतलब होता है ख़त्म करना। अब भाई डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे एनकरेज कर रही है गवर्नमेंट, डिमोलिश की तो कोई यहाँ पे सेंस नहीं आ रही। फोर्थ ऑप्शन है एनकरेज, एनकरेज का मतलब होता है बढ़ावा देना, ठीक है, और इंक्रीज होता है सिंपल बढ़ाना। देखो रेज, एनकरेज और इंक्रीज तीनों सिनोनिम टाइप्स हैं, सिनोनिम इन द सेंस कि तीनों का मतलब है बढ़ाना, ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट जो है इंसेंटिव पैकेज दे रही है, मतलब कोई छूट दे दी कि आप फ्यूल भरवाओगे तो इतनी छूट, नई पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे पब्लिक सेक्टर फर्म से, मतलब अगर ऑनलाइन पेमेंट्स के थ्रू तो आपको इतनी छूट, ट्रेन टिकट्स अगर ऑनलाइन करवाओगे, ऐसा किया था ना गवर्नमेंट ने कि कुछ मतलब जो सरचार्ज होता है फ्यूल सरचार्ज, वो सब वेव कर दिए थे गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। तो तो क्या करना चाह रही है, द गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड एन इंसेंटिव पैकेज टू, क्या चीज़, टू रेज नॉन कैश पेमेंट्स फॉर फ्यूल, टू रेज, टू एनकरेज या टू इंक्रीज। और देखो हमने नीचे जाते हुए हमने कहीं पे पढ़ा भी था, ये जो कहाँ पढ़ा था हमने, ये रहा 14th के बाद जो था, टेकन टुगेदर दीज मूव्स टू एनकरेज कैशलेस पेमेंट्स। तो गवर्नमेंट जो है कैशलेस पेमेंट्स को क्या करना चाह रही है, एनकरेज। रेज तो होता है बढ़ाना, तो गवर्नमेंट के हाथ में थोड़ी है बढ़ाना, गवर्नमेंट तो एनकरेज करना चाहती है। एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। गवर्नमेंट को ये थोड़ी है कि थप्पड़ मार के हमें कह दे कि भाई ऑनलाइन पेमेंट करो, है ना। और ना ही इंक्रीज, अगर अगेन इंक्रीज करना भी वही हाथ में हो तो इंक्रीज करेंगे ना। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट यहाँ पे क्या चाह रही है, इसको एनकरेज करना चाह रही है नॉन कैश पेमेंट्स को। न्यू इंश्योरेंस पॉलिसीज फ्रॉम पब्लिक सेक्टर फर्म्स, ट्रेन टिकट्स एंड हाईवे डैश अमंग अदर थिंग्स। तो गवर्नमेंट ने ना इंसेंटिव पैकेज दिया है इन सब चीज़ों के लिए, चाहे टिकट करवानी हो, ट्रेन की पॉलिसी लेनी हो, या फ्यूल भरवाना हो, या हाईवे पे डैश करना हो। हाईवे पे रोड, हाईवे टोल, हाईवे एजेंसी, हाईवे ट्रांसपोर्ट, हाईवे सिस्टम। हाईवे पे किस चीज़ में पब्लिक का पैसा खर्च होता है, एजेंसी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम या टोल, हाईवे टोल। सिंपल सा था कि चाहे टिकट्स भरवानी हो, बनवानी हो, हाईवे टोल पे करना हो, इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट जो है ना इंसेंटिव पैकेज दे रही है। फॉर क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड डैश अप टू ₹2000, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिलैक्स्ड इट्स स्ट्रिंजेंट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड डैश
for credit and debit card expenditures, for credit and debit card money, for credit and debit card transactions, for credit and debit card amount, for credit and debit card business। किस चीज़ के लिए? डेबिट क्या लिख रहा है देखो, कह रहा है फॉर क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड डैश अप टू ₹2000। तो क्रेडिट और डेबिट कार्ड के 2000 तक की मनी ट्रांजैक्शन अमाउंट बिजनेस या एक्सपेंडिचर। फॉर credit and debit card transactions up to ₹2000, the Reserve Bank of India has relaxed its stringent टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट। भाई 2000 तक की एक्सपेंडिचर नहीं, 2000 तक का अमाउंट नहीं, 2000 तक की मनी नहीं, 2000 तक की ट्रांजेक्शन्स पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने मतलब आरबीआई ने इसकी जो स्ट्रिंजेंट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है उसको थोड़ा सा क्या कर दिया है, रिलैक्स कर दिया है। रिलैक्स्ड इट्स स्ट्रिंजेंट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट। आगे बढ़ रहे हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट एंड सर्विस टैक्स स्टैंड्स डैश। और जो सर्विस टैक्स है वो डैश हो गया है। अब सर्विस टैक्स क्या हुआ है, 14th, सर्विस टैक्स स्टैंड्स वेव्ड, सर्विस टैक्स स्टैंड्स सेम, सर्विस टैक्स स्टैंड्स लिवाइड, लेवल्ड या लैक्स। देखो फिफ्थ ऑप्शन जो है ना लैक्स, लैक्स का तो मतलब होता है केयरलेस, केयरलेस वाली तो कोई सेंस नहीं है, लेवल्ड की भी कोई सेंस नहीं है, लिवाइड, सेम या वेव्ड। अब सर्विस टैक्स जो है गवर्नमेंट जो है ना इंसेंटिव दे रही है, ठीक है, तो सर्विस टैक्स जो है उसको क्या करेगी, लिवाई करेगी। लिवाई का मतलब होता है लगाना, थर्ड ऑप्शन लिवाइड लगाना। सेम रखेगी या वेव करेगी, अगर इंसेंटिव दे रही है तो उसको क्या करेगी, वेव करेगी गवर्नमेंट, तो सर्विस टैक्स स्टैंड्स वेव्ड। फिर कह रहा है टेकन टुगेदर दीज मूव्स टू एनकरेज कैशलेस पेमेंट्स आर सिग्निफिकेंट। तो कह रहा है अगर इन सब चीज़ों की बात करें तो ये जो मूव्स हैं जो कैशलेस पेमेंट्स को एनकरेज करने के लिए लिए गए हैं आर सिग्निफिकेंट नॉट जस्ट बिकॉज दे कैन डैश द कैश डैश फॉलोइंग द डिमोनेटाइजेशन ऑफ हाई वैल्यू नोट्स। कह रहे सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये दे कैन डैश द कैश डैश फॉलोइंग द डिमोनेटाइजेशन, भाई डिमोनेटाइजेशन के बाद जो कैश की डैश हुई है उसको ये डैश कर सकता है। इट कैन, ऑप्शंस देखते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे ना, देखो एक छोटी सी चीज़ और जो क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हुए हमें पता होनी चाहिए। क्लोज टेस्ट की ना दो तीन टाइप्स होती हैं, फिलर्स की ना दो तीन टाइप्स होती हैं। एक टाइप होती है डायरेक्ट वोकैब बेस्ड, ठीक है, कि मतलब आपको चार वर्ड दे दिए, चारों वर्ड्स का मीनिंग पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक टाइप होती है ग्रामर बेस्ड। ग्रामर बेस्ड में क्या होता है कि आपको मतलब ग्रामर का कुछ लॉजिक समझ में आ जाए तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। और एक टाइप होती है मिसलेनियस, मतलब उसमें ग्रामर भी हो सकती है, वोकैब भी हो सकती है, या हो सकता है कॉमन सेंस यूज़ करनी हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो कह रहे हैं नॉट जस्ट बिकॉज दे कैन डैश। कैन एक मोडाल है, मोडाल के बाद, मोडाल कभी भी ना मेन वर्ब का काम नहीं कर सकता, मोडाल के बाद हमें मेन वर्ब चाहिए होती है। यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हमें ना इस ऑप्शन के अंदर एक वर्ब चाहिए, वर्ब के अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। एक्ससरबेट, एक्ससरबेट जो वर्ड है पीछे एट लगा है, जिस भी वर्ड में पीछे एट आता है ना वो जनरली एक वर्ब होती है। एक्ससरबेट एक वर्ब है। एलिविएट में भी पीछे एट लगा है, ये भी एक वर्ब है। स्मूथ जो है ये एक वर्ब नहीं है, स्मूदन जो होती है वो एक वर्ब होती है। तो स्मूथ ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। एलिवेट में भी एट लगा है, ये भी एक वर्ब है। इंसाइट भी एक वर्ब है। चलो चार वर्ब आ गई, चलो लेकिन एक एक सेंस तो मिली थी कि एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हुआ। देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। कह रहे ये जो टेकन टुगेदर दीज मूव्स टू एनकरेज कैशलेस पेमेंट्स आर सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है ये मूव्स। नॉट जस्ट बिकॉज, सिर्फ इसलिए नहीं, बिकॉज दे कैन डैश द कैश डैश। कह रहा है इसलिए नहीं क्योंकि वो डैश कर सकते हैं। दे कैन एक्ससरबेट, देखो एक्ससरबेट जो वर्ड है ना, इस वर्ड का मतलब होता है किसी सिचुएशन को और ज़्यादा खराब कर देना, बद से बदतर कर देना। तो ऑथर कह रहा है कि ये जो मूव्स हैं, ये जो कदम उठाए गए हैं इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये और ज़्यादा खराब कर सकते हैं। खराब करने का तो ऑप्शन आ ही नहीं सकता, एलिमिनेट हो जाता है। दे कैन एलिविएट, एलिविएट जो वर्ड है ना, तो सेकेंड ऑप्शन जो है, देखो
फोर्थ भी एलिवेट है, वो एलिविएट है। एलिवेट और एलिविएट दोनों में डिफरेंस है। सेकंड ऑप्शन जो एलिविएट है ये तो होता है किसी सिचुएशन को स्मूथ करना, किसी सिचुएशन को आसान बनाना, किसी के दुख को, दर्द को, पीड़ा को कम करना, उसको बोलते हैं एलिविएट। और जो फोर्थ ऑप्शन है ना एलिवेट, एलिवेट का मतलब होता है बढ़ाना। तो एलिवेट ऑप्शन तो आ नहीं सकता, मतलब बढ़ाएगी तो नहीं। इस मतलब क्या था सेंटेंस देखो, कह रहा है नॉट जस्ट बिकॉज दे कैन एलिवेट द कैश, भाई वो कैश के डैश को बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने की सेंस नहीं है, शायद पीड़ा को, दुख को, दर्द करने वाली सेंस एलिविएट। और इनसाइट जो फिफ्थ ऑप्शन है वो होता है भड़काना। तो ये मूव्स, ये जो कदम है ये बढ़िया है क्योंकि ये भड़का सकते हैं, उत्तेजित कर सकते हैं ना। इनसाइड ऑप्शन भी नहीं आ सकता। एलिविएट, एलिविएट द कैश डैश, एलिविएट द कैश ऑपुलेंस फॉलोइंग द डीमोनेटाइजेशन। अब डीमोनेटाइजेशन के कारण क्या कैश की ऑपुलेंस होगी। ऑपुलेंस का मतलब होता है रिचनेस। भी कैश बहुत ज़्यादा हो गया था क्या, या कैश खत्म हो गया था लोगों के पास, कैश तो चलना बंद हो गया तो खत्म हो गया था। तो फॉलोइंग द कैश वेल्थ, ये भी ऑप्शन नहीं आ सकता। फॉलोइंग द कैश क्रंच, देखो कैश क्रंच जो वर्ड है इसका मतलब होता है कैश क्राइसिस। तो कैश का क्राइसिस हो गया था उस टाइम पे। कैश एक्सेस, एक्सेस और जो श्योरफिट है, जो फिफ्थ ऑप्शन श्योरफिट, ये भी यही होता है एक्सेस। तो कैश की एक्सेस तो नहीं हुई थी उस टाइम पे, कैश की क्या हो गई थी, कमी। तो थर्ड ऑप्शन बनता है कैश क्रंच। और ऊपर वाले में एलिविएट आ ही गया। कह रहे कि दीज मूव्स आर सिग्निफिकेंट नॉट जस्ट बिकॉज दे कैन एलिविएट द कैश क्रंच फॉलोइंग द डिमोनेटाइजेशन ऑफ हाई वैल्यू नोट्स। कह रहा है सिर्फ इसलिए बढ़िया नहीं है, बल्कि अगले सेंटेंस में लिख रहा है दे कुड स्पर ए चेंज। स्पर का मतलब होता है मतलब इंक्रीज करना, लेके आना। तो दे कुड स्पर ए चेंज इन स्पेंडिंग हैबिट्स इन एन इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में, वेयर कैश हैज सर्व्ड एज द बेसिस ऑफ डैश 95% ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। कह रहे इससे एक चेंज आ सकता है हमारी स्पेंडिंग हैबिट्स में और एक ऐसी इकोनॉमी में जहाँ पे कैश जो है वो बेसिस है डैश 95% ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। 95% ट्रांजेक्शन एट ऑल 95%, मीन वाइल 95%, अराउंड 95%, ऑल अराउंड 95%, या मोर, मतलब एज द बेसिस ऑफ अराउंड 95% ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। बाकी ऑप्शन तो एलिमिनेट वैसे ही हो जाते हैं, फिट ही नहीं होता कोई यहाँ पे, ठीक है ना। तो एज द बेसिस ऑफ अराउंड 90, भाई लगभग 95% ऑफ ट्रांजेक्शन जो हमारे देश के अंदर होती हैं ना वो कैश में होती हैं। तो कह रहा है फ्रॉम दोज बिटवीन ट्रेडर्स एंड फार्मर्स, कह रहा है चाहे फार्मर्स से लेके ट्रेडर्स तक की बात करो, या टू सेटलिंग ए रेस्टोरेंट बिल, चाहे ट्रेडर्स हो, चाहे फार्मर्स हो, चाहे एक रेस्टोरेंट का बिल सेटल करना हो। मतलब ये कहाँ से देखो कहाँ ले गया, भी ट्रेडर्स और फार्मर्स, भी फार्मर्स ने कोई चीज़ उपज पैदा की, वो ट्रेडर्स के पास आई, ट्रेडर्स ने घर में बेचा, रेस्टोरेंट्स में बेचा, रेस्टोरेंट वाले ने आपको खाना परोसा। तो कहीं से यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक द यूज ऑफ कैश क्रिएट्स ए विंडो टू एस्केप द टैक्स नेट। बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमारे देश के अंदर यही चीज़ होती है, मैक्सिमम लोग कैश ट्रांजैक्शन करते हैं। अब कैश ट्रांजैक्शन होती है तो गवर्नमेंट जो एक्चुअल कैश ट्रांजैक्शन होती है वो नहीं दिखाई जाती, गवर्नमेंट के सामने बहुत कम कैश ट्रांजैक्शन दिखाई जाती हैं। तो क्या लिखना चाह रहा है, कह रहा है द यूज ऑफ कैश क्रिएट्स ए विंडो टू एस्केप द टैक्स नेट। तो टैक्स नेट से बचने के लिए एक विंडो क्रिएट हो जाती है। कह रहा है शॉपकीपर्स routinely ask buyers डैश दे वुड लाइक ए बिल और नॉट। कह रहा है शॉपकीपर्स जो होते हैं ना वो रूटीनली बायर से पूछते हैं, हम जाते हैं कहीं पे भी दुकान पे सामान खरीदने, तो दुकानदार हमसे कहता है कि बिल चाहिए या विदाउट बिल चाहिए। बिल चाहिए तो जी जीएसटी लगेगा, अभी जैसे जीएसटी हो गया है, पहले टैक्स होता था तो बोलते थे टैक्स लगता था, अभी बिल चाहिए तो जी टैक्स लगेगा, और बिल नहीं चाहिए तो आप वैसे ही ले जा सकते हो विदाउट टैक्स पे किए। तो क्या लिख रहा है देखो, कह रहा है शॉपकीपर्स रूटीनली आस्क बायर्स डैश दे वुड लाइक ए बिल और नॉट। ऑप्शन देखो, विल दे वुड लाइक ए बिल और नॉट, वेदर दे वुड लाइक ए बिल और नॉट, वाइल दे वुड लाइक ए बिल और नॉट, इफ दे वुड लाइक ए बिल और नॉट, दैट दे वुड लाइक ए बिल और नॉट। वैसे तो ना अब यहाँ पे ग्रामर का छोटा सा कंसेप्ट अगर आपको पता है, क्लासेस के अंदर हमने बहुत बार ये चीज़ डिस्कस की है कि वेदर और का पेयर होता है, वेदर के साथ पेयर होता है किसका, और का। तो वेदर दे लाइक ए बिल और नॉट, ठीक है।
ऑप्शन डायरेक्ट दिख रहा था ये तो, वेदर दे लाइक ए बिल और नॉट। तो मतलब शॉपकीपर्स हमारे से जनरली पूछते हैं कि भाई बायर से पूछते हैं कि क्या आपको बिल चाहिए। एंड दोज हु डैश फॉर द लेटर, और जो लेटर के लिए डैश करते हैं, मतलब लेटर मतलब बाद वाला कि बिल नहीं चाहिए, तो जो डैश के लिए सॉरी जो बाद वाले के लिए डैश करते हैं टू सेव सम रुपीज़, कुछ पैसा बचाने के लिए, तो बाद वाले को चूज़ करते हैं, ठीक है ना। आर ऑफन लेफ्ट विद लिटिल रिकोर्स, रिकोर्स जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है ऑप्शन, ठीक है। तो मतलब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता इफ़ द गुड्स प्रूव टू बी सबस्टैंडर्ड, अगर जो चीज़ उन्होंने खरीदी है वो सब स्टैंडर्ड मतलब इंफीरियर क्वालिटी की निकल आए, तो लोगों के पास कोई खास ऑप्शन नहीं बचता, ठीक है। तो बिल और नॉट, एंड दोज हु डैश फॉर द लेटर, हु रिस्क फॉर द लेटर, हु डिसाइड फॉर द लेटर, हु आस्क फॉर द लेटर, हु सर्व फॉर द लेटर, या हु ऑप्ट फॉर द लेटर। अब देखो, हु रिस्क फॉर द लेटर, जो बाद वाले के लिए रिस्क लेते हैं, बाद वाले का रिस्क लेते हैं, ये तो होता ना हु रिस्क ऑफ द लेटर, तब तो ठीक है आ भी जाता, अब तो रिस्क आ ही नहीं सकता। हु डिसाइड फॉर द लेटर, जो बाद वाले के लिए डिसाइड करते हैं। हु आस्क, जो बाद वाले के लिए कहते हैं, पूछते हैं। सर्व, कोई ऑप्शन नहीं बन सकता यहाँ पे। हु ऑप्ट फॉर द लेटर, ऑप्ट का मतलब होता है चूज करना। देखो हालांकि डिसाइड, आस्क और फिफ्थ में ऑप्ट, तीनों ऑप्शन आ सकते हैं, लेकिन अगर सेंस देखी जाए तो उन्होंने पूछा दे वुड लाइक ए बिल, वुड वेदर दे वुड लाइक ए बिल और नॉट, तो उसका आंसर क्या होगा, एंड दोज हु ऑप्ट, ऑप्ट मतलब चूज करते हैं फॉर द लेटर टू सेव सम रुपीज आर ऑफन लेफ्ट विद लिटिल रिकोर्स इफ द गुड्स प्रूव टू बी सबस्टैंडर्ड। बाय कॉन्ट्रास्ट कह रहे इसके अपोजिट, कैशलेस पेमेंट्स कैन बी कैप्चर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, कह रहे जो कैशलेस पेमेंट्स होती हैं उनको इलेक्ट्रॉनिकली कैप्चर किया जा सकता है थ्रू द सेटलमेंट मैकेनिज्म्स, ब्रिंगिंग मोर रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट एंड इंश्योरिंग कंज्यूमर राइट्स। अब देखो, लेकिन अगर आप ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन कह रहा हूँ सॉरी, कैशलेस पेमेंट्स करोगे, तो कैशलेस पेमेंट से क्या होगा कि जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो गवर्नमेंट के रडार में आ जाएंगी। भी गवर्नमेंट को पता है कि इसके पास इतना पैसा आया, एक तो मेरे पास आया मान लो 100 रुपया, मैंने दिखाया 2 रुपया, ठीक है। एक ऑनलाइन आ गया मेरे पास 10 रुपया, तो मुझे 10 रुपये तो दिखाने पड़ेंगे ना कि मेरे पास 10 रुपये आए। तो ट्रांजेक्शन्स जब ऑनलाइन होंगी, जब कैशलेस होंगी, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के रडार में आ जाएंगी। कैशलेस पेमेंट्स कैन बी कैप्चर्ड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द सेटलमेंट मैकेनिज्म्स, वही जो ये सेटलमेंट मतलब बैंकिंग का सिस्टम जो है उसके थ्रू ये कैच हो जाएंगी, ब्रिंगिंग मोर रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, और ज़्यादा अगर दिखेंगी ट्रांजेक्शन्स तो ज़्यादा टैक्स भी पे होगा गवर्नमेंट को, ब्रिंगिंग मोर रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट एंड इंश्योरिंग कंज्यूमर राइट्स। और अगर आप मतलब प्रॉपर बिलिंग करवाओगे तो आपके कंज्यूमर राइट्स भी जो होते हैं वो इंश्योर होते हैं। गिवन इंडियाज एबिसमल टैक्स बेस, गिवन जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है अगर हम इस तरफ ध्यान दें, तो अगर हम इस तरफ ध्यान दें मतलब किस तरफ, इंडिया के एबिसमल टैक्स बेस। एबिसमल जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है बहुत बुरा। इंडिया का जो टैक्स बेस है ना बहुत बुरा है, टैक्स, सच्ची बात है, ये हमारे देश के अंदर मैक्सिमम लोग जो है ना टैक्स की चोरी करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है गिवन इंडियाज एबिसमल टैक्स बेस, दिस डैश टू कैशलेस पेमेंट्स कुड बी ए गेम चेंजर। कह रहे ये जो डैश किया जा रहा है कैशलेस पेमेंट्स की तरफ, ये चीज़ ना एक गेम चेंजर हो सकती है। टू कैशलेस पेमेंट्स कुड बी ए गेम चेंजर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। भाई उस टाइम पे जीएसटी भी आया नहीं था, तो कह रहे जीएसटी के इंट्रोडक्शन के साथ ये जो डैश किया जा रहा है कैशलेस पेमेंट्स की तरफ, ये चीज़ एक गेम चेंजर हो सकती है, यानी कि बढ़िया चीज़ हो सकती है। तो दिस क्योर, क्योर का मतलब होता है इलाज, ये जो इलाज किया जा रहा है कैशलेस पेमेंट्स का, इलाज नहीं कर रहे, चेक, चेक का मतलब होता है कंट्रोल करना या वेरीफाई करना, तो यहाँ पे कैशलेस पेमेंट्स को ना तो कंट्रोल करने की बात आ रही है ना वेरीफाई करने की बात आ रही है। सिग्नल जो कैशलेस पेमेंट्स का आ रहा है, नज, ये जो नज है ना इसका मतलब होता है पुश। तो कह रहे हैं दिस नज टू द कैशलेस पेमेंट्स, ये जो पुश किया जा रहा है मतलब कि एनकरेज किया जा रहा है कैशलेस पेमेंट्स को, या दिस राइज टू द, तो राइज की भी सेंस नहीं आ रही, तो हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो एक ही है, नज। यहाँ पे हमें नज का अगर मीनिंग पता था ना तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे, अदरवाइज हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। तो दिस नज टू cashless payments could be a game changer with the introduction of goods and services tax.
तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के इंट्रोडक्शन से ये चीज़ जो है ना एक गेम चेंजर हो सकती है। तो दिस नच ये जो पुश किया जा रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली मतलब अगर मैं इस क्लोज टेस्ट की बात करूं तो इतना कोई ख़ास डिफ़िकल्ट क्लोज टेस्ट था नहीं, ठीक है। मतलब ऑप्शंस के थ्रू जब हम जा रहे थे बहुत इजीली ऑप्शंस एलिमिनेट किए जा सकते थे। लेकिन वही चीज़ है, देखो जो मेन चीज़ है वो तो यही है कि आपकी रीडिंग जो है, अंडरस्टैंडिंग जो है रीडिंग की, वो चीज़ बढ़िया होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। कॉम्प्रीहेंशन अगर आपकी बढ़िया है, रीडिंग अगर आप अच्छी करते हो, तो क्लोज टेस्ट पैरा जंबल ये चीज़ें तो कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला पैसेज पढ़ रहे हैं हम। देखो क्या लिख रहा है, कह रहा द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, अगेन फर्स्ट क्वेश्चन को देखते ही हमें ऑप्शन नहीं देखने, हमें ऑप्शंस देखने हैं जब हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे। छोटा सा पैसेज है तो हम पूरा ही पढ़ते हैं इसको। कह रहा है द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड दैट सिनेमा हॉल्स इन मुंबई विल डैश प्ले द नेशनल एंथम एट द एंड ऑफ शोज। हुआ था ये केस, अभी रिसेंट में भी कुछ चल रहा है इसका कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि एंथम, नेशनल एंथम मूवी के बाद चलाना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन तब क्या हुआ था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि सिनेमा हॉल्स इन मुंबई विल डैश प्ले, वो विल डैश करेंगे, प्ले करेंगे द नेशनल एंथम एट द एंड ऑफ शोज। वो मतलब शो जब ख़त्म होगा ना तो नेशनल एंथम को प्ले करेंगे। दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ डैश दैट मेक्स ए मोकरी ऑफ नेशनलिज्म। तो कह रहे ये उस तरीके का डैश है भी जो ना मोकरी, मोकरी होता है मजाक, नेशनलिज्म मतलब देश के बारे में जो सोच होती है उस सोच का ना एक मजाक है। एंड रिड्यूसेस इट टू ए माइंडलेस डैश, और इस चीज़ से ना मतलब इस चीज़ को माइंडलेस डैश की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। इफ़ नेशनलिज्म हैज़ बीन अ मेजर मोटिव फोर्स ऑफ द मॉडर्न एज, कह रहा है अगर नेशनलिज्म, नेशनलिज्म मतलब वही राष्ट्रहित, राष्ट्रवाद, तो अगर राष्ट्रवाद जो है अगर वो मेजर मोटिव फोर्स होता मॉडर्न एज का, तो अगर वो है तो इट इज़ बिकॉज पीपल विलिंगली सब्सक्राइब टू इट। वो इसलिए है क्योंकि पीपल जो है ना विलिंगली मतलब अपनी मर्जी से इसको सब्सक्राइब करते हैं, यानी कि इसको फॉलो करते हैं, इसको अंडरराइट करते हैं, इसके लिए मानते हैं इस चीज़ को। भाई लोग अगर देश के बारे में सोचते हैं ना तो वो इच्छा, अपनी इच्छा होती है, किसी को फोर्सफुली थोड़ी कहा जा सकता है कि भाई तू देश के बारे में सोच, ठीक है। फिर कह रहा है ट्राइंग टू डैश नेशनलिज्म थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव फीएट। फीएट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है ऑर्डर। तो कह रहा है ट्राइंग टू डैश नेशनलिज्म, भी नेशनलिज्म को अगर डैश वे में ट्राई किया जाएगा कि भाई एक एडमिनिस्ट्रेटिव फीएट दे दिया, एक ऑर्डर दे दिया, डैश ए कंप्लीट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एंड वाई इट वर्क्स। तो इस चीज़ से ना एक कंप्लीट चीज़ दिखती है कुछ ऐसा कि भाई लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि हाउ एंड वाई इट वर्क्स, जो नेशनलिज्म है वो कैसे और क्यों काम करता है। तो कुछ ऐसी सेंस देना चाह रहा है। भाई ऑथर इस चीज़ के खिलाफ है कि जो एंथम, नेशनल एंथम चलाने की बात चल रही है ना, ऑथर जो है इसके खिलाफ है, ठीक है। देख रहे हैं ऑप्शंस को। कह रहे द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड दैट सिनेमा हॉल्स इन मुंबई विल डैश प्ले द नेशनल एंथम एट द एंड ऑफ शोज। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि सिनेमा हॉल्स जो है मुंबई में विल डैश प्ले द नेशनल एंथम। विल मैंडेटरीली, मैंडेटरीली होता है कि मतलब ज़रूरी है उनके लिए करना पड़ेगा। विल असेंशियली, बोलो जी असेंशियली भी तो होता है ज़रूरी है। बाइंडिंगली, लो जी ये तो उनके ऊपर बाइंडिंग है, ज़रूरी है। ओब्लिगेटरली, ओहो ये तो सारे सिनोनिम आ गए। कन्वेंशनली, कन्वेंशनली एक सिनोनिम नहीं है, कन्वेंशनली एक वर्ड अलग है, इसका मतलब होता है कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक, है ना, नॉर्मल वे में। तो नॉर्मल वाली सेंस नहीं है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है सिनेमा हॉल्स को चलाना पड़ेगा, उनकी मजबूरी, मजबूरी है, ऑब्लिगेशन है, बाइंडिंग है, एसेंशियल है उनके लिए, या मैंडेटरी है। देखो चारों वर्ड्स कहीं ना कहीं सिनोनिम है। लेकिन अब हमें इनके यूसेज को देखना पड़ेगा। ऑब्लिगेशन जनरल मजबूरी होती है, बाइंडिंग भी किसी को कोई बाध्य हो किसी चीज़ के लिए, असेंशियल होता है कोई चीज़ जब जरूरी हो, और मैंडेटरी भी होता है 100% जरूरी हो। अब लेकिन गवर्नमेंट ने अगर डिसाइड किया है, यानी कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर अगर दिया है, तो गवर्नमेंट जब ऑर्डर देगी तो गवर्नमेंट ऐसा ऑर्डर देगी कि भैया ये चीज़ तो करनी पड़ेगी। पीछे लिखा है हैव टू प्ले, है ना, हैज़ डिसाइडेड द सिनेमा हॉल्स इन मुंबई
विल हैव टू प्ले, ऐसी सेंस आनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये जो चीज़ है, ये चीज़ डिनोट करती है ऑब्लिगेशन, ठीक है। और ऑब्लिगेशन जो कानूनन ऑब्लिगेशन होती है वो चीज़ होती है मैंडेटरी। मैंडेटरीली का मतलब ही होता है ऑब्लिगेशन बाय लॉ, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ना कानून ही बनाया है कि भाई चलाना पड़ेगा, तो ये चीज़ मैंडेटरी है, तो इसीलिए जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा मैंडेटरीली। हालांकि देखो चारों ऑप्शन ठीक थे यहाँ पे, मैंडेटरीली, एसेंशियली, बाइंडिंगली, ऑब्लिगेटरीली, लेकिन इन चारों में से जब चूज़ करने की बात आई तो असेंशियल और बाइंडिंग थोड़ा सा वैसे भी इनफॉर्मल वर्ड हो जाते हैं। बात बचती है ऑब्लिगेटरीली और मैंडेटरीली की। मैंडेटरी जो वर्ड होती है ये होती है ऑब्लिगेशन बाय लॉ, मतलब कानूनन मजबूरी, और ऑब्लिगेशन हो जाती है सिंपल मजबूरी। तो उनकी मजबूरी है, लेकिन कैसी मजबूरी है, गवर्नमेंट ने कहा है, गवर्नमेंट ने कहा है तो मतलब कानूनी है, तो कानूनन मजबूरी है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बनेगा मैंडेटरीली। कह रहा है दिस इज द सॉर्ट ऑफ डैश, ये उस टाइप का डैश है, दैट मेक्स ए मोकरी ऑफ नेशनलिज्म, कह रहा है जो मजाक उड़ाता है नेशनलिज्म का। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ सेंसेशन। सेंसेशन वर्ड का थोड़ा सा यहाँ पे कोई लिंक नहीं यूज़ होता, ठीक है, सेंसेशन वर्ड यहाँ पे नहीं आ सकता। फिर कह रहा है दिस इज द सॉर्ट ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स का भी यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, इंडेक्स तो बुक्स के अंदर जो इंडेक्स आता है वो चीज़ होती है। दिस इज द सॉर्ट ऑफ मेमोरियल, मेमोरियल वर्ड का भी यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, मेमोरियल तो हो जाता है मतलब जो स्मारक वगैरह बनाए जाते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन हैं, दिस इज द सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन या दिस इज द सॉर्ट ऑफ टोकनिज्म। इंडिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को इंडिकेट करना, दिखावा करना, दिखाना, और टोकनिज्म भी होता है दिखाना, लेकिन टोकनिज्म का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए दिखाना, जस्ट किसी काम को ऐसे ही दिखाना कि इस चीज़ को हमें प्रूव करना है, ठीक है। देख लो एक बारी, इंडिकेशन या टोकनिज्म में से आंसर आएगा, देखते हैं एक बारी। दिस इज द सॉर्ट ऑफ डैश दैट मेक्स ए मोकरी ऑफ नेशनलिज्म, कह रहा है ये उस टाइप की दिखावा है जिससे ना नेशनलिज्म जो राष्ट्रवाद है उसका मजाक उड़ रहा है। तो इंडिकेशन है या टोकनिज्म है, टोकनिज्म है। टोकनिज्म का मतलब हो जाता है कि मतलब किसी चीज को सिर्फ शो ऑफ करने के लिए करना। तो नेशनलिज्म को दिखाने के लिए अगर हम नेशनल एंथम सुना रहे हैं तो ये चीज़ कोई फ़ायदे की नहीं है। नेशनल एंथम तो अगर हमारे मन में है तब कोई फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो नेशनलिज्म एंड रिड्यूसिड इट टू ए माइंडलेस डैश, और वैसे भी देखो आगे भी लिख रहा है माइंडलेस हो रही है ये चीज़, तो माइंडलेस हो रही है तो इंडिकेशन नहीं है, सिर्फ टोकनिज्म। एंड रिड्यूसेस इट टू ए माइंडलेस सेलिब्रेशन। माइंडलेस, माइंडलेस का मतलब होता है बेतुकी, बेदिमाग की सेलिब्रेशन है ये। एक प्रोसीजर है, बेतुका प्रोसीजर है, बेतुका प्रोटोकॉल है। देखो प्रोसीजर और प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल जो वर्ड होता है ना ये होता है ऑफिशियल प्रोसीजर, तो प्रोसीजर तो है नहीं ये, ठीक है, किसी चीज़ का। सेलिब्रेशन वर्ड भी थोड़ा सा नहीं आ सकता क्योंकि पहले लिख रहा था मोकरी ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, और फिर माइंडलेस भी लिख रहा है, तो माइंडलेस सेलिब्रेशन भी नहीं कर रहे हम किसी चीज़ की। तो माइंडलेस रिचुअल या माइंडलेस फॉलोअप। फॉलोअप होता है भाई जैसे कोई काम चल रहा हो तो आप उसका फॉलोअप करते हो कि भाई ये चीज़ देख लो क्या हो रही है, कैसे हो रहा है, तो फॉलोअप मैं कर लूँगा इस चीज़ का। मैंने कहा कि तुम मार्केट जाओ और मार्केट में जाके ये चीज़ देखो कि तुम्हें मिला है या नहीं। अगर तुम्हें नहीं मिलता है तो मैं फॉलोअप कर लूँगा वैसे तुमसे कि मिल रहा है या नहीं मिल रहा। फॉलोअप मतलब किसी चीज़ को कंटिन्यू करना, तो फॉलोअप की सेंस भी नहीं आती। रिचुअल मतलब एक रिचुअल बना रहे हैं ना, एक परंपरा सी बना रहे हैं हम दिखावा करने वाली कि भैया वो चलाओ, क्या बोलते हैं, नेशनल एंथम जब भी मूवी ख़त्म हो, तो थोड़ा सा अजीब सा कुछ ऐसी सेंस आ नहीं रही। तो रिचुअल जो वर्ड है वही इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शंस एलिमिनेशन पे जाओ तो हो जाएगा ये, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था ये। आगे देखो, इफ नेशनलिज्म हैज़ बीन अ मेजर मोटिव फोर्स ऑफ द मॉडर्न एज, कह रहा है अगर नेशनलिज्म जो है वो एक मोटिव, मेजर मोटिव फोर्स है मॉडर्न एज की, प्रेजेंट एज की, तो इट इज़ बिकॉज पीपल विलिंगली सब्सक्राइब टू इट। तो कह रहा है अगर लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना है ना तो वो इसलिए है क्योंकि लोग अपनी मर्जी से इस चीज़ को मानते हैं। ट्राइंग टू डैश नेशनलिज्म थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव फियट, मतलब अगर आप ट्राई करोगे कि नेशनलिज्म को डैश किया जाए एडमिनिस्ट्रेटिव फियट के थ्रू, फियट होता है ऑर्डर,
तो डैश ए कंप्लीट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एंड वाई इट वर्क्स। तो ट्राइंग टू टीच, ऑप्शन देखो दे रहा है टीच। नेशनलिज्म किसी को टीच नहीं किया जा सकता, राष्ट्रवाद पढ़ाया नहीं जा सकता। ट्राइंग टू इनकलकेट, देखो इनकलकेट जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है अपने अंदर किसी चीज़ को अपनाना। ठीक है, हम हैबिट्स को इनकलकेट करते हैं, ठीक है, स्किल्स को इनकलकेट करते हैं, तो मतलब किसी चीज़ की आदत बनाना। तो ट्राइंग टू इनकलकेट नेशनलिज्म। ट्राइंग टू इम्ब्यू, इम्ब्यू का मतलब होता है फिल्ड विथ, किसी चीज़ से भरे हुए होना। तो ट्राई टू इम्ब्यू नेशनलिज्म थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव फिएट। इम्प्लांट, इम्प्लांट का मतलब होता है फिक्स करना। और ट्राई टू प्रीच, प्रीच तो होता है उपदेश देना। तो कह रहा है ट्राइंग टू प्रीच तो आ नहीं सकता, इम्ब्यू आ नहीं सकता, टीच आ नहीं सकता। ऑप्शन बचते हैं इनकलकेट और इम्प्लांट। इम्प्लांट तो होता है फिक्स करना और इनकलकेट होता है किसी को सिखाना। तो किसी को मतलब किसी की कोई हैबिट बनाना, कि नेशनलिज्म लोगों के अंदर हाय हैबिट बने एक एडमिनिस्ट्रेटिव फीएट के थ्रू, फीएट हो जाता है ऑर्डर, एक ऑर्डर के थ्रू। तो डिस डैश ए कंप्लीट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाई हाउ एंड वाई इट वर्क्स। तो ये चीज़ ये दिखाती है कि भाई ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि नेशनलिज्म है क्या और कैसे काम करता है, क्यों काम करता है। तो फिएट डैश ए कंप्लीट लैक ऑफ, दिखाने वाला वर्ड चाहिए। तो दिस डिस्क्लोजेस, लो जी फर्स्ट ऑप्शन ही दे रहा है डिस्क्लोजेस, शायद ये हो सकता है, लेकिन अगले ऑप्शंस देखे बिना हम आंसर नहीं कर सकते। डाइवल्जिस, ओहो ये तो उल्टा काम हो गया। डाइवल्ज जो वर्ड है इसका मतलब भी होता है डिस्क्लोज करना, टू मेक नोन, किसी चीज़ को लोगों को बता देना। बिट्रे, बिट्रे वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, एक मतलब होता है धोखा देना, और बिट्रे का एक मतलब होता है अनइंटेंशनली रिवील कर देना, सामने ले आना। ब्लर्ट आउट, ब्लर्ट आउट का मतलब होता है कोई चीज़ सबके सामने कह देना, मुंहफट जो वर्ड होता है। और एनहांसिस, एनहांस का तो मतलब होता है बढ़ाना, तो बढ़ाने वाला कोई चीज़ नहीं आ सकती। ब्लर्ट आउट का मतलब होता है टू से समथिंग सडनली, ये भी नहीं आ सकता। तीन ऑप्शन बचते हैं डिस्क्लोजेज, डाइवल्जेज और बिट्रेज, तीनों कहीं ना कहीं सिनोनिम है। तीनों का मतलब होता है दिखाना। अब देखना पड़ेगा ऊपर क्या दिखाना है। कह रहे ट्राइंग टू डैश, ट्राइंग टू डैश में हमने भर दिया था इनकलकेट, ट्राइंग टू इनकलकेट नेशनलिज्म थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव फिएट डैश ए कंप्लीट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डिस्क्लोजेज ए कंप्लीट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डाइवल्जेस, डाइवल्ज होता है मेक नोन, दिखाती है। बिट्रे, बिट्रे होती है अनइंटेंशनली दिखाती है, भाई गवर्नमेंट दिखाना थोड़ी चाह रही है कि भाई हमें समझ नहीं आ रही कि नेशनलिज्म है क्या, ये चीज़ तो अनइंटेंशनली ये चीज़ दिख रही है। तो डिस्क्लोजेज ऑप्शन नहीं हो सकता, डाइवल्जेस नहीं हो सकता, यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बिट्रे। हालांकि अगर यहाँ पे जैसे डिस्क्लोज या रिवील वर्ड वैसे ही होता ना और कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो ऑप्शन आ सकता था, लेकिन अब डिस्क्लोजेज, डाइवल्जेज और बिट्रेज में से हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बिट्रेज। ठीक है, तो बिट्रेज कंप्लीट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एंड वाई इट वर्क्स। तो देखो अल्टीमेटली अगर बात करूँ तो सेकंड वाला जो क्लोज टेस्ट था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अदरवाइज आज वाले का जो पहले वाला क्लोज टेस्ट था 10 में से 8 क्वेश्चन बहुत इजीली ठीक किए जा सकते थे। आज आपके टॉपर का जो स्कोर है वो 10 या 11 ही है, मैंने अभी देखा था। तो टॉपर ने स्कोर किया है 10 या 11 बैंकिंग के एग्ज़ाम में, जो कि एक बहुत बहुत कम स्कोर है। लेकिन हाँ ठीक है, टॉपर हैं, अच्छा स्कोर किया है, बाकी सब की बजाय आगे बढ़े हुए हैं, लेकिन इससे भी और ज़्यादा आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, बाकी कोई ख़ास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करो, डेली प्रैक्टिस करो। डेली ना, अब क्लोज टेस्ट उठाया तो रोज़ ना, अब कम से कम अगले 4-5 टेस्ट में ना रोज़ क्लोज टेस्ट करना ही करना है। और अगर इसके अलावा टाइम भी देते हो इंग्लिश को तो रोज़ का एक टारगेट बना लो कि रोज़ मुझे एक क्लोज टेस्ट तो करना ही करना है। बस ये टारगेट बना लो, क्लोज टेस्ट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हम बहुत इजीली कर लेंगे। और इस बार का टारगेट हमारा है ही कि हम हर हाल में आगे आने वाला हर एग्ज़ाम अब हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है ना, टारगेट लेके चलो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, चलो आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।